पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो स्टूडेंट, ये आपका वीडियो है क्लास 8th के लिए, जिसका हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट, उसकी आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बाकी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हम आपके 11 क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम इसका पार्ट 7 कर रहे हैं, जिसमें हम आपका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सो स्टूडेंट, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तो मैं एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होते ही आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो क्वेश्चंस की वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए और आप उनके आंसर भी टाइम पे कर पाएँ। तो उनके आंसर आपको कैसे करने हैं उसका तरीका मैं आपको बता दूँगी। सो अभी स्टूडेंट, हम हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो समझ में आना चाहिए। सो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 15 साल बाद, अब से 15 साल बाद रवि एज विल बी 4 टाइम हीज़ प्रेजेंट एज। मतलब अब से 15 साल बाद रवि की जो एज है, मतलब रवि की जो एज है ना, विल बी मतलब हो जाएगी 4 टाइम हीज़ प्रेजेंट एज। मतलब रवि की जो भी अभी प्रेजेंट एज है ना, अभी जो भी है, मतलब रवि की एज हमें नहीं पता कि प्रेजेंट एज क्या है, पर जो भी रवि की प्रेजेंट एज है ना, 15 ईयर बाद में वो प्रेजेंट एज कितना टाइम हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, मतलब 4 गुना रवि की। जैसे मान लो प्रेजेंट एज अभी 4 है, ठीक है, प्रेजेंट एज अभी 4 है, तो 15 साल बाद जो रवि की एज है ना, वो उसकी प्रेजेंट एज क्या थी, 4, उसका भी कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम। तो 4 का 4 टाइम क्या होता है, 4 4 जा 16, मतलब कितनी हो जाएगी, 16 ईयर हो जाएगी। तो ये कुल मिला के आपको ये कहना चाह रहा है कि रवि की जो भी प्रेजेंट एज है ना, 15 साल बाद वो उसकी 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 4 गुना हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको रवि की प्रेजेंटेज पता होनी चाहिए। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी ये पूछा है, व्हाट इज़ द रवि प्रेजेंटेज। मतलब सारा क्वेश्चन रवि की प्रेजेंट एज पे डिपेंड है, जो हमें नहीं पता है, और वही हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट देखो, हम जो एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं उसमें हमने एक चीज़ सीखी है कि जो भी चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे रवि की प्रेजेंट एज को आपको क्या मान लेना चाहिए, एक्स मान लेना चाहिए। सो स्टूडेंट, हम हमारा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं, लेट द रवि प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज हम क्या मान रहे हैं, टू बी एक्स मान रहे हैं, ठीक है। रवि की प्रेजेंट एज को मैंने एक्स मान लिया है। अब ये बोल रहा है अब से 15 साल बाद। तो हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें एक चीज़ सीखी थी कि अगर हमें 15 साल बाद जाना है तो उसमें 15 प्लस तो करना पड़ेगा ना। आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अभी आपकी जैसे एज 12 ईयर्स है, और अगर मैं आपसे 4 ईयर्स बाद की बात करूँ, मतलब 4 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप 12 में 4 ऐड कर दोगे, करेक्ट। सो स्टूडेंट, अब से 15 साल बाद जाने के लिए आप क्या करोगे, आफ्टर 15 ईयर जाना है आपको, ठीक है, आफ्टर 15 ईयर। सो स्टूडेंट, अगर रवि की प्रेजेंट एज अभी एक्स है तो 15 ईयर्स बाद में कितनी होनी चाहिए, एक्स प्लस 15 होनी चाहिए, करेक्ट। आफ्टर 15 ईयर रवि की एज कितनी होनी चाहिए, रवि की एज होनी चाहिए आफ्टर 15 ईयर एक्स प्लस 15, क्योंकि अगर उसकी प्रेजेंट एज अभी एक्स है और मैं 15 साल बाद की बात करूँ तो मुझे 15 ईयर प्लस करने पड़ेंगे, करेक्ट। सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी, देखो ये तो रवि की प्रेजेंट एज है, ठीक है, और 15 साल बाद जो रवि की एज है वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर। पर ये तो 15 साल बाद की इन्फॉर्मेशन और ये प्रेजेंट एज की इन्फॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन में हमें एक लाइन दी हुई थी, आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स रवि's एज विल बी 4 टाइम हीज़ प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज का कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम। कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम। देखो स्टूडेंट, मैं वापस समझाती हूँ क्या मतलब है। आफ्टर 15 ईयर, तो ये आफ्टर 15 ईयर, ठीक है, आफ्टर 15 ईयर रवि एज विल बी, रवि की एज हो जाएगी 4 टाइम हीज़ प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट एज का कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम। तो मतलब ये भी 15 साल बाद की इन्फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज उसने कहा है कि आफ्टर 15 ईयर, मतलब अब से 15 साल बाद रवि की जो एज है वो उसकी प्रेजेंट एज का कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्स का कितने टाइम कर देंगे, 4 टाइम हो जाएंगे। तो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपकी एक तरीके से 15 साल बाद की इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो ये इक्वेशन आपकी इक्वल हो चुकी है।
मैं वापस समझा रही हूँ आपकी इक्वेशन कैसे बनी है। इन्होंने किया था अब से 15 साल बाद, मतलब अब से 15 साल बाद रवि की एज हो जाएगी अपनी प्रेजेंट एज का 4 टाइम, अपनी प्रेजेंट एज का 4 टाइम। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये 4 मल्टीप्लाई एक्स आपके लिए कितना होता है? 4x होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए पास में क्या है? x + 15 है, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो इस x को हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे ताकि x वाली जो कैटेगरी है ना वो एक साइड हो जाए। तो 4x तो यहाँ पे पहले से ही है, और ये x इधर आगे क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं है ना, तो ये इधर क्या है? प्लस में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 15 बचेगा केवल, करेक्ट। अब 4x में से अगर आप x को कम करोगे, मतलब 4x में से एक तरीके से 1x माइनस होगा, तो आपके पास में 3x बचेगा। 3x = 15, और x की वैल्यू निकालने के लिए 3 कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। क्यों? बिकॉज ये यहाँ पे एक तरीके से किस में? मल्टीप्लाई में। तो 3 से अगर हम 15 को कट करेंगे तो कितने टाइम में कट होगा? 5 टाइम में। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 5। और x यहाँ पे हमने क्या माना था? रवि की प्रेजेंट एज को माना था। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आई है वो रवि की कौन सी एज आई है? प्रेजेंट एज आई है। तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो चुकी है? 10 रवीज प्रेजेंट एज 5 ईयर। तो रवि की प्रेजेंट एज अभी कितनी है? 5 ईयर है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल ली ना, वही रवि की क्या थी? प्रेजेंट एज थी। सो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो इसमें हमने क्या किया है, हमें ना रवि की एज नहीं पता थी, उसको हमने x मान लिया, ठीक है। रवि की एज हमें नहीं पता थी, उसको हमने x मान लिया। उसके बाद हमने आफ्टर 15 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या किया? आफ्टर 15 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमने उसमें x + 15 कर दिया, ठीक है। इक्वेशन हमने कैसे बनाई? अब से 15 साल बाद रवि की एज हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम, मतलब उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम। देन हमने सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू 5 फाइंड आउट कर ली, और इस तरह से आपकी रवि की प्रेजेंट एज कितनी आ चुकी है? 5 ईयर्स आ चुकी है। तो अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। सो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ऑलमोस्ट। किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। आपको ध्यान हो तो हमने रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन किया था ऊपर, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन था। और रेशनल नंबर इज सच दैट, एक ऐसा रेशनल नंबर जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, तो मतलब आपको रेशनल नंबर नहीं पता कि क्या है, पर आप अगर उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके अंदर आप 2/3 ऐड कर दोगे। देखो इसने लिखा है ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि आप उस रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो भी उनका आंसर आएगा, उसमें आप 2/3 को ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा? -7/12 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? उस रेशनल नंबर को कुछ ना कुछ सपोज करना है, और फिर आपको उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसको ब्रैकेट में डाल के 2/3 से क्या करना है? प्लस करना है। सो स्टूडेंट अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना, तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मैंने सॉल्व करवाया है वो वाला वीडियो दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप से हैं। तो अभी हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है आपको। सो स्टूडेंट हमें वो रेशनल नंबर पता ही नहीं है जिसके साथ हमें ये सब कुछ करना है, तो हम लिख देते हैं लेट द रेशनल नंबर टू बी x। तो आप उस रेशनल नंबर को क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। अब इसने क्या कहा था कि उस रेशनल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, तो हम इस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/2 से, करेक्ट। उसके बाद कहा था इसने कि इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा 5/2 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें आपको 2/3 को ऐड करना है। तो मैंने इसमें 2/3 को ऐड कर दिया, और अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो मुझे मिलेगा -7/12। तो ये इसकी क्या बन चुकी है? इक्वेशन बन चुकी है। सो स्टूडेंट मैं आपको समझा देती हूँ मैंने कैसे बनाई। इसने कहा था कोई एक रेशनल नंबर है, उसको अगर आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी उसका प्रोडक्ट आएगा उसमें अगर आप 2/3 ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा? -7/12 मिलेगा। तो मैंने उस रेशनल नंबर को x मान लिया, फिर मैंने उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज इन्होंने ही कहा था कि उस रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद इन्होंने कहा इसका जो भी आंसर आएगा ना उसको आप 2/3 में, उसमें आप 2/3 क्या कर दो? प्लस कर दो। तो मैंने x को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इसका जो भी आंसर आएगा उसमें 2/3 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और आपको इक्वल्स टू में क्या डाल दिया? -7/12, क्योंकि इसने कहा था कि अगर आप ये सब करोगे तो आपको क्या मिलेगा? -7/12 मिलेगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बनी है। आपको ये समझ में आनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है तो, और नहीं समझ में आया तो आप उसको दोबारा देखिए।
सो स्टूडेंट अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हम इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये यहाँ पे प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर ऑलरेडी -7/12 है और 2/3 अगर इधर आएगा, प्लस का 2/3 इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2/3 बन जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास केवल ये नंबर रह जाएगा x × 5/2। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर वाले को तो आप एज इट इज़ राइट कर दीजिए, बिकॉज आपको अभी इधर एलसीएम लेना है। बिकॉज दो फ्रैक्शंस के बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन होता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 3 का एलसीएम क्या आता है स्टूडेंट, 12 आता है। आप खुद निकाल के देख सकते हो 12 और 3 का एलसीएम क्या आता है। तो अगर अब हम इसका एलसीएम सॉल्व करते हैं, 12 × 1 = 12, ठीक है। 1 टाइम में आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो -7 ही आएगा। ओके, बीच वाला माइनस का साइन आप यहीं लगा दीजिए। 3 की टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, और इस 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 8 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 7 और 8 कितने होते हैं, 15 होते हैं। अच्छा, साइन किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस तो मैंने कर दिया, पर साइन किसका आएगा, साइन उसका आता है जो डिजिट बड़ी होती है। तो डिजिट किसकी बड़ी है, माइनस की, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है स्टूडेंट, x × 5/2। अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो उसको कट कर सकते हो, देन आप आगे की स्टेप कर सकते हो। तो मैं इसको कट कर देती हूँ, 3 से मैं इसको कट कर रही हूँ, बिकॉज 3 5 तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचा है, x × 5/2 = -5/4। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है ना। सो स्टूडेंट देखिए, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड होती है, करेक्ट। तो आपको मैं इसके शॉर्टकट तरीका सिखाती हूँ। देखो x के साथ में मल्टीप्लाई में 5 है, x के साथ में, इसको आप ऐसे लाइन को थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है। ये देखो इस तरह से x के साथ में मल्टीप्लाई में 5 है, तो वो इधर आके क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड मतलब नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इधर आके वो क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो इधर आके यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए, जो चीज़ इधर डिवाइड में वो इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट आपको मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ इस तरह से मल्टीप्लाई में होती है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो इधर आगे रेसिप्रोकल हो जाती है। तो देखो यहाँ पे 5/2 थी ना, यहाँ पे आगे 2/5 हो गई। तो इसको मैं आपको एक और तरह समझा सकती हूँ, आप साइड में यहाँ पे देख लीजिए। जैसे आपके पास में यहाँ पे 5/4 था, करेक्ट। अब आपको 5/2 को इधर लाना था, जो यहाँ पे क्या होने वाला था, डिवाइड होने वाला था। तो 5/2 आगे इधर क्या होने वाला है, डिवाइड। तो उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये 2/5 बन जाएगा, बन गया ना। सो अगर इसके पास में ये चीज़ आगे डिवाइड भी हो रही है ना, तो भी इसको बनना रेसिप्रोकली इधर आके। तो आप डायरेक्ट रेसिप्रोकली बना दो ना, इतनी प्रोसेस करोगे उससे अच्छा। तो सो मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी, 5 से -5 को कट करूँगी तो -1 आएगा, और 2 से 4 को कट करूँगी तो 2 आएगा, 2 2 = 4। तो आपकी x की वैल्यू आ गई है -1/2। तो x हमने क्या माना था, वो रेशनल नंबर माना था, और x की वैल्यू आपकी -1/2 आ चुकी है। इसका मतलब वो रेशनल नंबर आपका क्या आ चुका है, -1/2 आ चुका है। दस रेशनल नंबर विल बी -1/2, और ये आपका फाइनल आंसर होता है। सो स्टूडेंट, ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 13। सो इसको हमने कैसे किया, हमने वो रेशनल नंबर को x माना, उसमें 5/2 को मल्टीप्लाई किया, देन उसका जो भी आंसर है उसमें हमने 2/3 ऐड करा। ऐसा करने पे हमें -7/12 मिलेगा। x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैंने 2/3 को इधर ट्रांसफ़र किया, जो इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पे ये नंबर बच गया, इनका एलसीएम ले लिया, तो आपके पास से -15/12 बचा था। देन मैंने इनको कट कर दिया, कट करने के बाद -5/4 बचा, और यहाँ पे ये एज इट इज़ था ही सही, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई में जो 5/2 था उसको इधर डिवाइड में डाल दिया। सो डिवाइड में डालने के बाद ये इस तरह से हो गया, और आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई। सो स्टूडेंट, ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14। सो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी इज़ ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी बैंक में कैशियर है, मतलब कैशियर रिलेटेड वर्क लक्ष्मी वहाँ पे संभालती है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10। तो उसके पास में भी करेंसी नोट है, कौन कौन से, 100, 50 और 10 के करेंसी नोट है उसके पास। आपको पता है ना 100, 50 और 10 के नोट्स कैसे होते हैं, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ दीज नोट्स का रेशो का क्या मतलब है, जैसे ये बता रहा है कि 100 का
100 के जो नोट है उसका रेशो है 2, 50 के जो नोट है उसका रेशो है 3 और 10 के जो नोट है उसका रेशो है 5। जैसे मान लो आपके पॉकेट के अंदर 100 के 2 नोट्स हैं, 50 के 5 नोट्स हैं या 10 के 7 नोट्स हैं, तो वो जो नोट्स होते हैं ना, नंबर ऑफ़ नोट्स, उसका आपको क्या दिया हुआ है, रेशो। मतलब 100 रुपये के कितने नोट है उसका रेशो है 2, 50 रुपीज़ के कितने नोट है उसका रेशो है 3, 10 रुपीज़ के कितने नोट उसके पास है उसका रेशो है 5। ठीक है। अब आपसे आगे बोला गया है द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख। तो लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश है वो कितना है, 4 लाख है। सो स्टूडेंट मैं एक बात बताऊँ आपको, जैसे मैं आपसे पूछूँ आपकी पॉकेट में टोटल कितने रुपीज़ है, ठीक है, तो आप बोलोगे मेरे पास टोटल 500 है। अब 500 है तो ऐसा हो सकता है ना कि 100 के आपके पास 5 नोट हो तो 500 हो। उसी तरीके से यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई ना टोटल कैश की, तो ये 100 रुपीज़ के जो 100 रुपीज़ का जो रेशो है ना 2 और 50 रुपीज़ का जो रेशो है 3 और 10 रुपीज़ का जो रेशो है ना 5, इन सब का जो टोटल है ना उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। किसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन सब नोट के जो टोटल है ना उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इट मीन्स 100 रुपीज़ के कितने नोट है उसको उससे मल्टीप्लाई करो तो 100 के सारे नोट पता चल जाएंगे। 50 रुपीज़ को उसके कितने नोट है उससे मल्टीप्लाई करो तो 50 रुपीज़ के कितने अमाउंट हो रही है वो पता चल जाएगा। 10 रुपीज़ के कितने नोट है अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे उसकी अमाउंट पता चल जाएगी। अच्छा मैं समझाती हूँ अमाउंट का मतलब क्या है। जैसे मान लो स्टूडेंट 100 रुपीज़ के 5 नोट है तो 100 रुपीज़ की अमाउंट कितनी हुई, 500, करेक्ट। 50 रुपीज़ के अगर 2 नोट है तो 50 रुपीज़ की अमाउंट कितनी हुई, 100, 50 मल्टीप्लाई 200। और उसी तरीके से मान लो 10 रुपीज़ के 7 नोट है तो 10 मल्टीप्लाई 7 कितनी हुई, 70। तो इस तरह से ये इनकी क्या आ जाती है, अमाउंट आ जाती है जब हम उस नोट को उसकी नंबर ऑफ नोट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अभी हम इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे करते हुए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट। तो वो रेशो आपको दिया हुआ है। सो स्टूडेंट आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो आपको पता है। रेशो ऑफ, आप लिख सकते हो रेशो ऑफ रुपीज़ 100, रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 10 नोट। आपको क्या दिया हुआ है इनका रेशो, इनका रेशो आपको दिया हुआ है 2:3:5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जो हमें रेशो में इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ना उसी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो हम अब क्या मानेंगे, हम मानते हैं लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ नोट्स टू बी, इसको मान लो आप 2x, इसको मान लो आप 3x और इसको मान लो 5x। इसका मतलब हमने क्या माना, हमने माना कि 100 रुपीज़ के कितने नोट है, 2x नोट है और 50 रुपीज़ के 3x नोट है और 10 रुपीज़ के 5x नोट है, ठीक है। क्या माना हमने, 100 रुपीज़ के 2x नोट है, 50 रुपीज़ के 3x नोट है और 10 रुपीज़ के 5x नोट है, ओके। और हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी ना वो टोटल कैश की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। किसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें टोटल कैश की। तो टोटल कैश आपको कितना दिया हुआ है, 4 लाख आपको दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कैश आपको 4 लाख दिया हुआ है। अच्छा मैं टोटल कैसे निकालूँ, अब मैं इक्वेशन कैसे बनाऊँ, मेरे सामने प्रॉब्लम है, मैं इक्वेशन कैसे बनाऊँ। सो स्टूडेंट देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 100 रुपीज़ के 2x, 100 रुपीज़ के 2x नोट है, 100 रुपीज़ के 2x नोट है। जैसे मैंने आपको बोला 100 रुपीज़ के 4 नोट है, तो बताओ टोटल नोट कितने हुए, तो तुमने बोला 100 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 400। उसी तरीके से 100 रुपीज़ के अगर 2x नोट है तो बताओ टोटल 100 रुपीज़ की कितनी अमाउंट हुई, ठीक है। सो स्टूडेंट आपको ये मानना है, सबसे अच्छा आपको एग्जांपल ये लेना है। जैसे आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ के 4 नोट हैं तो मैं बोलूँगी 100 रुपीज़ की टोटल अमाउंट कितनी हुई, तो आप बोलोगे 100 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 400। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ 100 रुपीज़ की टोटल अमाउंट क्या है, तो 100 मल्टीप्लाई 2x। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, 100 रुपीज़ की टोटल अमाउंट आ जाएगी ऐसा करने पे। उसी में आपको प्लस करना है 50 रुपीज़ की टोटल अमाउंट, तो उसमें आपको प्लस करना है 50 रुपीज़ की टोटल अमाउंट। तो मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ। 50 रुपीज़ के अगर 2 नोट है तो टोटल कितने नोट हुए, 50 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स 100। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ की 3x नोट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 50 मल्टीप्लाई 3x। तो ये किसके नोट आ गए, 50 रुपीज़ के नोट आ गए टोटल, मतलब 50 रुपीज़ की टोटल अमाउंट आ गई। उसी तरीके से अब आपको 10 रुपीज़ की भी टोटल अमाउंट पता करके इसमें ऐड करनी है। सो 10 रुपीज़ के कितने नोट है, 10 रुपीज़ के 5x नोट है, कितने नोट है 5x। तो टोटल कितने अमाउंट हुई, 10 मल्टीप्लाई 5x। तो आपको यहाँ पे क्या करना था,
जो भी आपके नंबर ऑफ नोट दिए हुए हैं ना 2x 3x 5x, उसको आपको 100, 50 और 10 से मल्टीप्लाई करना था। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज़ के 2x नोट है, 50 रुपीज़ के 3x नोट है और 10 रुपीज़ के 5x नोट है। मतलब जैसे मैंने बोला था ना 100 रुपीज़ के 4 नोट है, उसी तरीके से 100 रुपीज़ के यहाँ पे 2x नोट है। तो इस तरीके से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें पता चल जाए कि 100 रुपीज़ की टोटल अमाउंट ये है, 50 रुपीज़ की टोटल अमाउंट ये है और 10 रुपीज़ की टोटल अमाउंट ये है। और अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल कैश आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो इनको ऐड करने पे हमारे पास टोटल कैश कितना आएगा? 4 लाख आ जाएगा। सो स्टूडेंट, ये आपकी बनती है यहाँ पे इक्वेशन, जो यहाँ पे बनाना थोड़ा हार्ड था और इसको समझना भी थोड़ा हार्ड था। सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। 100 रुपीज़ के 2x नोट थे, टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 50 रुपीज़ के 3x नोट थे, टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 10 रुपीज़ के 5x नोट थे, इसलिए टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। और तीनों को प्लस इसलिए किया है ताकि टोटल कैश आपको पता चल जाए। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 100 मल्टीप्लाई 2x 200x, 50 मल्टीप्लाई 3x 150 150x, 100 मल्टीप्लाई 5x 50x। तो मैंने इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करना तो आप सबको आता ही है। अब इनको प्लस भी कर लो। 200 और 150 कितना होगा? 350। 350 में आप 50 और ऐड करोगे तो 400x। 400x इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 400 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 हम कट कर देंगे और 4 1 जा 4 और ये 3 0 बचे हैं। तो मतलब x की वैल्यू आपके पास में आ गई 1000। तो अभी तक आपके पास किसकी वैल्यू आई है? x की वैल्यू आई है। और आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज शी हैव। मतलब आपको हर एक के नंबर ऑफ नोट्स बताने हैं। तो जो आपने ऊपर 2x 3x 5x माना है ना, आपको वहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, देन आपको नंबर ऑफ नोट निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अब आगे, देन ₹100 नंबर ऑफ नोट, वो हमने माना था 2x, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 1000 2000। ठीक है, उसी तरीके से आपको लिखना है देन ₹50 नंबर ऑफ नोट, उसको मैंने माना था 3x, तो आपको 3 मल्टीप्लाई 1000 लिखना है, तो वो आपका हो जाएगा 3000। उसी तरीके से आपको 10 रुपीज़ का भी निकालना है। देन ₹10 नंबर ऑफ नोट, वो आपने लिखा था 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 5000। सो स्टूडेंट, ये आपका इस तरीके से आपका आंसर आता है। आई नो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, कंफ्यूजिंग था, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी इसको समझने में, बट आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार समझना है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि 100 रुपीज़ के 2x नोट है, इसलिए मैंने उनको मल्टीप्लाई किया ताकि टोटल 100 रुपीज़ के नोट आ जाए। 50 रुपीज़ के 3x नोट है, इसलिए मैंने उनको मल्टीप्लाई किया ताकि टोटल 50 रुपीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकूँ। और 10 रुपीज़ के 5x नोट है, ताकि मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है ताकि 10 रुपीज़ की टोटल अमाउंट निकाल सकूँ। और इनका टोटल इसलिए किया है ताकि टोटल कैश की इन्फॉर्मेशन इनके बराबर हो जाए। और फिर मैंने बस इनको सॉल्व किया है। देन मैंने x की वैल्यू को ऊपर जो हमने x माना था ना, वहाँ पे पुट करी है। सो इस तरीके से ये आपका आंसर होता है। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बिकॉज नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसकी तरह है, तो आपको इसको बहुत ही ढंग से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, बाकी हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।